आज का टॉपिक है मैकिंडर के हृदय स्थल का सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर। मैकिंडर कहाँ के थे? वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय का संस्थापक एवं जनक थे। प्रोफेसर, इनका पूरा नाम हेल्फ्रुड जॉन मैकिंडर था। इनका जन्म 1861 में हुआ था। इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने 25 जनवरी 1904 को मैकिंडर ने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष अपने द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री नामक लेख का वाचन किया। इसमें उन्होंने इतिहास के केंद्र को भौगोलिक क्षेत्रीय विशेषताओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया। बेसिकली बात है कि कोई भी पहले जब होता था, अपना कुछ भी रिसर्च करते थे तो किसी भी सेमिनार या उस टाइप से कोई ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसमें वो लोग अपनी बातों को रखते थे, बोलते थे। वैसे ही जो है मैकिंडर जो है वो द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ द हिस्ट्री नामक उनका जो लेख था, उसको इन्होंने ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। और इन्होंने, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने प्रस्तुत किया कि इसका उद्देश्य था, इन्होंने इतिहास के केंद्र को भौगोलिक क्षेत्रीय विशेषता, मतलब कि हिस्ट्री को ये दर्शा रहे हैं। किसके साथ? भौगोलिक क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ। सिर्फ हिस्ट्री नहीं बता रहे, उस हिस्ट्री को, इस भौगोलिक वहाँ का जो जियोमॉर्फिक एरिया है वो, उससे वो हिस्ट्री कैसे प्रभावित हुआ था, इनका संदर्भ इस मामले में है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और हार्टलैंड थ्योरी जो है वो थॉट पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे समझने वाला टॉपिक है। ठीक है। और ये काफ़ी फेमस हुए थे पूरे के पूरे विश्व में। इनका जो मूल आधार था, ये उसके आधार पे इन्होंने सिद्धांत बनाया था। इनका मूल आधार था कि स्थल के किसी भी बड़े भाग का अन्वेषण बाकी नहीं रहा। ये कब की बात है? 1904 में इन्होंने अपना वाचन किया। इसमें समय क्या था कि लगभग विश्व के सारे स्थल भाग का पता चल चुका था। कोई ऐसा भाग नहीं था जो इसका पता नहीं था। और ये ब्रिटिश लोग जो थे, और ये लोग अपने जो जलयान माध्यम के द्वारा जो है ये लोग सबका पता कर चुके थे। तो ये कह रहे हैं कि इस समय सागरीय यात्राओं का काल खत्म हो चुका था और सारे बड़े बड़े भूक्षेत्र का पता, या छोटे जितने भी थे उनका मालूम चल गया था। विश्व के तमाम भाग इतने निकटस्थ हो गए थे कि महाशक्तियों के मध्य होने वाली लड़ाइयाँ विश्वव्यापी प्रभाव की होगी एवं थल शक्ति निर्णायक होगा। अब ये कह रहे हैं चूंकि सारे थल जो है स्थल पता चल गया था, तो सबको एक दूसरे के बारे में भी पता चल गया था, कहाँ का क्या शासन है और कहाँ पे कमज़ोर है ना। तो ये अब जो है सब एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, है ना, अपना जो था एरिया जो है बढ़ाने के लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर वार करके उसको कब्जा करना चाहते थे। जैसे ब्रिटेन भी थे, सारे जगह उपनिवेशवाद अपना उन्होंने फैला लिया था। तो ये कह रहे कि उस समय भावी लड़ाई जो होने की संभावना बढ़ गई थी जमीन से थल सेना के द्वारा। तीसरा इन्होंने बताया, पुरानी दुनिया के तीनों ही महादेश यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को मैकिंडर ने विश्व द्वीप की संज्ञा नाम दी। मैकिंडर ने एक और शब्द का प्रयोग किया, विश्व द्वीप। इसमें कौन कौन से कंट्री थे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ये पता है पुरानी दुनिया किसको कहते हैं? पुरानी दुनिया वो है जब अमेरिका के पता चलने से पूर्व जिस महाद्वीप का पता था उसको कहते हैं पुरानी दुनिया। ठीक है। और इसके बाद जो पता चला वो सब थे अमेरिका की खोज के बाद जितने भी स्थल का पता चला उसको कहते थे नई दुनिया, जिसमें कि आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, ये सारे कंट्री थे और भी कई कंट्री थी। लेकिन बेसिकली पुरानी दुनिया में ये तीनों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जो तीनों आपस में पास हैं। इस महाद्वीप के मध्यवर्ती अर्थात मध्य एशिया के अरल कैस्पियन सागरों के निकटस्थ अंतः प्रवाही प्रदेश एवं आर्कटिक प्रदेश के आधार क्षेत्र या धुरी क्षेत्र या स्थल क्षेत्र बताया। मैकिंडर ने जो है ये जो तीनों है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर है ना, उसके आसपास के जितने भी अंतर प्रवाही, मतलब वहाँ पे जो अंदर ही जो नदियाँ जो थी वो बाहर सागर में नहीं गिरती थी, वहीं के अंदर की किसी खाई में, ये खारी झील में गिरते थे। वैसे जो प्रदेश थे वो आर्कटिक, और साथ में आर्कटिक प्रदेश का जो पार्ट है उसको इन्होंने आधार क्षेत्र या धुरी क्षेत्र का स्थल बताया।
कि अब ये हम लोग चूँकि हॉटलैंड पढ़ रहे हैं, तो हॉटलैंड में जो है कौन सा एरिया को इन्होंने लिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग वर्ल्ड मैप में जो है ऐसे करके जो है बनाएंगे। इसमें कैस्पियन सागर, यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे इस वाले पार्ट को कुछ आर्कटिक सागर के उसी के आसपास वाला जो है ना एरिया जो है, ये सागर हॉटलैंड है। रफली एक वर्ल्ड मैप का डायग्राम बना करके इस मैप को जरूर दिखाएंगे कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे स्थित है। तो ये कैस्पियन सागर के थोड़ा नीचे से लेकर के ये ब्लैक सी के थोड़ा लेफ्ट साइड लेकर के इसको हम लोगों ने ऐसे इंडिकेट किया है। ये जरूर बना के दिखाएंगे नोट्स में। तो समझ में आया कि आधार या धुरी क्षेत्र किसको कौन सा पार्ट है। तो अब धुरी क्षेत्र मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ घोड़े एवं ऊंट परिवहन के साधन थे। जलवायु अर्धशुष्क है, जल संसाधन सीमित थे। अर्ध प्रवाही प्रदेश होने के कारण यहाँ की बड़ी बड़ी झीलें खारे पानी की हैं। अक्सर वर्षा के अभाव में यहाँ के घुमंतु कबीलों के मात्र एक सहारा पशु जब बड़ी संख्या में मरने लगते थे, तब वे घोड़े एवं ऊँटों के पीठ पर अपने संपूर्ण गृहस्थी को लेकर करो या एवं मरो की मंशा के साथ पूर्व में चीन तथा मंचूरिया, दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एवं मेसोपोटामिया तथा पश्चिम में यूरोप के महान मैदान की तरफ निकल पड़ते थे। ये जो है कैसा था यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, अर्धशुष्क था। अर्धशुष्क में क्या होगा कि बारिश कभी हुआ नहीं हुआ, और जब बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं मिला, तो ये पानी के बिना तो कुछ जी नहीं सकता। ये ऊँट और घोड़ा लेकर के अपनी गृहस्थी को लेकर के निकल जाते थे। तो ये जरूर आप लोग लिख देंगे कि यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ का क्लाइमेट कैसा था, है ना। तो कहाँ कहाँ ये निकलते थे, स्पेशली चाइना, पूरब में चाइना और मंचूरिया में निकलते थे। पश्चिम में पूर्वी यूरोप के आसपास निकलते थे, मेसोपोटामिया, पश्चिम यूरोप तथा पश्चिम में यूरोप के महान मैदान की तरफ निकल पड़ते थे। मेसोपोटामिया में निकलते थे। भारतीय उपमहाद्वीप भी इनका क्षेत्र होता था। इन सारे क्षेत्र से ये लोग जो है वहाँ से निकल करके ये लोग चले जाते थे। ये हम आपको मैप में दिखा रहे हैं कि मैप में आप लोग कैसे इसको दिखाएंगे। ये क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको इंडिया के ऊपर है ना, ये पूरा का पूरा ये पार्ट, यहाँ से मंगोलाइड, कास्काइड, ये सारे जो है ना यहाँ से सब जगह नॉर्थ के तरफ में, ईस्ट के तरफ में इधर मंचूरिया है ना, और इधर में पश्चिमी यूरोप का पूर्वी पार्ट में इंडिया के पास तक में है, और बाकी बाहरी जगह में वो स्थानांतरित हो जाते थे। और इसमें कौन कौन से जो थे प्रजाति के लोग थे, उसमें अपने मार्ग एवं मंजिल के उपजाऊ क्षेत्रों को जीतकर वहीं बस जाते थे। हून थे, अवार्स थे, बुल्गारियंस थे, मग्यार्स, कजाक, पाटनिक्स, मंगोल तथा कालमुख। ये मध्य एशियाई जाति उपजाऊ क्षेत्रों को जीतकर वहीं बस जाते थे। तो ये जरूर लिखेंगे कि कौन कौन से जो प्रजाति के लोग थे वो जाकर के दूसरे क्षेत्र में बस जाते थे। धुरी क्षेत्र कहा गया, जो अभी बताया कैस्पियन सागर के चारों तरफ वाले पार्ट को। धुरी क्षेत्र का प्रभाव क्या था? वर्तमान यूरोपियन सभ्यता का उदय तथा मध्य एशियाई आक्रमणों द्वारा हुआ, जो 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक होते रहे। ये लोग जो है दूसरे जगह जाते रहे। इसमें कहते हैं कि यूरोपियन सभ्यता जितनी भी थी, फ्रांस, जर्मनी, है ना, इटली, ये सारे जो सभ्यताएं थी, ये जो सभ्यताएं आज के डेट में हैं, वो इन्हीं के आक्रमण के द्वारा बने गए हैं, मतलब यहीं के लोग आकर के यहाँ पे बस करके ये सभ्यताओं को निर्माण किए हैं। और मध्य एशिया आक्रमणों द्वारा ही हुआ है। और ये कब तक हो रहा है? 5वीं सदी से 16वीं सदी तक ये कंटिन्यू होते रहा था। दूसरा, भारत, चीन, ईरान, इराक सदृश पुरानी दुनिया, अर्थात वह हिस्सा जो अमेरिका की खोज से पहले ज्ञात था, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका शामिल है, थे पूर्वी गोलार्ध में थे। इन सीमावर्ती देशों पर भी इन आक्रमणों का प्रभाव प्रमाणित हुआ। हमारे इंडिया के हिस्ट्री में भी आप देखोगे हून प्रजाति के लोग, है ना, कई लोग हमारे यहाँ से पश्चिमी देशों से आकर के आक्रमण किए। तो ये सारे जो देश थे, जो पुरानी दुनिया थे, ये सब भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ। ये लोग जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के बसे हैं, लेकिन पूर्णतः जो है यूरोपीय सभ्यता जो है पूर्णतः इनके द्वारा ही प्रभावित है।
अब जो मैकेंडर जो थे कुछ भू क्षेत्र का विभाजन किए थे, वो उनके थ्योरी में है, दो पार्ट में उन्होंने बांटा था। एक उन्होंने बांटा था आंतरिक अर्धचंद्राकार पट्टी। देखिए हम इसको कोशिश किए हैं कि पॉइंट दे करके पढ़ाएं ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो। पॉइंट याद करेंगे तो उसको डिस्क्राइब कर लेंगे, और दूसरा है कि आंसर देखने में भी अच्छा लगता है, नंबर ज़्यादा मिलेगा। आंतरिक अर्धचंद्राकार पट्टी हृदय स्थल के बाहर सीमावर्ती महाद्वीपीय प्रदेशों को कहा गया, जिसमें यूरेशिया के शेष स्थलीय भाग सम्मिलित है। इसको एक आंतरिक अर्धचंद्राकार की तरह जो थे है वो आंतरिक ऐसे करके ये अर्धचंद्राकार थे। इसके अंदर जो था वो क्या था, उसके अंदर यूरेशिया का भाग था। ठीक है, हृदय स्थल के बाहरी सीमा से महाद्वीपीय प्रदेशों को कहा गया, जिसमें यूरेशिया के शेष स्थलीय भाग सम्मिलित थे। दूसरा था बाह्य अर्धचंद्राकार पट्टी, दुनिया के शेष भाग को यह कहा गया, जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जो है समुद्र पारीय शक्तियाँ थी, और ये क्षेत्र समुद्र द्वारा पृथक भी हैं। और स्वेज नहर के निर्माण के बाद यह आंतरिक क्षेत्र से पूर्णतः अलग हो गए थे। स्वेज नहर जब उसको कट कर दिया गया था तो वो पूर्णतः ये सब बाहर हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा था, आंतरिक अर्धचंद्राकार पट्टी जो था वो प्रभावित सबसे ज़्यादा था, ये नहीं के बराबर थे। मैकेंडर एक भू राजनीतिक भविष्य द्रष्टा के रूप में ये साबित हुए थे, इसलिए ये पूरे दुनिया में फेमस थे। काफ़ी हद तक वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड का जो वार हुआ था वो इनके ही भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग हुआ था। मैकेंडर ने भविष्यवाणी की यदि शक्ति संतुलन इस धुराग्र मतलब वही जो धुरी प्रदेश जो था, हॉटलैंड जो एरिया है उसमें स्पेशली रसा आता है ना, धुराग्र प्रदेश के अनुकूल हो जाता है, तब उस शक्ति का प्रसार यूरेशिया के सीमावर्ती स्थल क्षेत्रों पर हो जाएगा। अगर वो स्ट्रांग हो जाता तो क्या होगा, यूरेशिया जो था ये वाला, इसके ऊपर भी इसका प्रभाव होगा, क्योंकि ये भी वहाँ पे जाकर कब्जा करेंगे। परिणाम स्वरूप इस शक्ति को महासागरीय बेड़ों के निर्माण के लिए विशाल महाद्वीपीय संसाधनों के उपयोग की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। नेचुरली है कि जो यूरोपियन कंट्री थे, जो समुद्री किनारे थे, ब्रिटेन, ये सब ना, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है, ये सब क्या है, वहाँ पे समुद्र से जुड़े थे। तो ये वाला जो क्षेत्र था, धुरी क्षेत्र, वो पूरी तरह लैंड एरिया था, समुद्र से जुड़े हुए नहीं थे। तो अभी क्या होगा, इनको अगर ये आसपास में कब्जा कर लेते तो महासागरीय बेड़ों पे भी ये इनका अधिकार हो जाता, और संसाधन और महाद्वीपीय संसाधन का भी उपयोग ये कर पाते, मतलब क्षेत्र और मिल जाता है इनको। तब यह विश्व की प्रमुख सतम शक्ति के रूप में उभर जाएगा। अगर जर्मनी इस संभावित शक्ति केंद्र अर्थात रूस से संधि कर ले तो वह महाशक्ति का प्रबल हो जाएगा। और ये जो हॉटलैंड जो है, ये जो है कौन सा कंट्री है, वो आज के डेट में रशिया है, सोवियत संघ वाला पूरा एरिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जर्मनी भी उस समय स्ट्रांग था यूरोपियन कंट्री में, और अगर ये रशिया के साथ में संबंध कर लेता तो ये दोनों मिलकर के महाशक्ति बन जाएंगे। फिर ये पूरे की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिमान हो जाएंगे और इनका कब्जा हर जगह हो सकता था। ये भविष्यवाणी प्रथम विश्व युद्ध में सिद्ध हो गया। मैकेंडर की दृष्टि में प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात जर्मनी द्वारा रूसी हृदय स्थल के क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के किए जा रहे प्रयासों से हुआ। अब जर्मनी क्या चाह रहा था कि वो प्रथम ये जो है रसा के ऊपर हम अपना प्रभुत्व जमाएं, और इन दोनों की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ, क्योंकि इस थल शक्ति ने मित्र देशों के नौसैनिक बेड़ों को बाल्टिक तथा काला सागर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दिया था। ठीक है, और ये जो मित्र देश थे कौन कौन, सबको पता होगा, ब्रिटेन है ना, जर्मनी था, ये सब जो थे वो बाल्टिक तथा काला सागर में प्रवेश की पाबंदी लगा दिया था। इस समय मैकेंडर ने हृदय स्थल हॉटलैंड शब्द का प्रयोग किया। इसी समय इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में जब जो देखा ये शुरुआत कैसे हुआ, तो इन्होंने हॉटलैंड शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इनका थ्योरी तो था ही, लेकिन इस शब्द का प्रयोग उस समय ही किया। इस क्षेत्र का विस्तार में डैन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत तथा मंगोलिया को भी सम्मिलित किया गया। इस समय इन्होंने हॉटलैंड जब शब्द का इस्तेमाल किया तो ये जो क्षेत्र था इसके में एशिया माइनर वाले क्षेत्र को भी सम्मिलित कर दिया, किसमें, हॉटलैंड में, और तिब्बत और मंगोलिया को भी शामिल कर लिया, क्योंकि इस पे प्रभाव इसका हो रहा था। अब इनका एक सिद्धांत है मैकेंडर का मैकेंडर का संसार द्वीप का सिद्धांत। अभी बताया था आपको कि संसार द्वीप कौन कौन से थे, 3 थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसमें उन्होंने यूफ्रेशिया इस शब्द का नाम दिया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया को सम्मिलित के रूप में संसार द्वीप के नाम से संबोधित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट ये जरूर लिखिएगा। हृदय स्थल के भू राजनीतिक महत्व को सूत्रबद्ध करते हुए उसने ये बताया कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है,
जो पूर्वी यूरोप पर शासन, मतलब हॉटलैंड वाले एरिया पे जो शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। हृदय क्षेत्र तो सेम सेम है ना, लेकिन उसका नाम रख दिया गया है, जो कि इन्होंने नाम रखा उस जगह का हृदय क्षेत्र, वो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। शासन जो करेगा उसी का नियंत्रण होगा। जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण करता है। जो हृदय क्षेत्र पे शासन करेगा वो क्या, विश्वद्वीप पर। विश्वद्वीप मतलब क्या हो गया, ये जो आज के जो पास जो थे यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इस पे उसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है। अब ये तीन जिस पे शासन कर लिया तो इसका मतलब कि पूरे विश्व पर उसका नियंत्रण हो गया। उनका ये जो था ना, ये सिद्धांत था, इसमें इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश किया है। संभवतः प्रोफेसर मैकिन्टर ने इस मान्यता का जर्मन विद्वानों, सैनिक सलाहकारों एवं राजनीतिज्ञों पर गहरा असर पड़ा। जब ये सिद्धांत निकला था तो सब लोग चीज़ों को समझे, जाने, और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हॉटलैंड एरिया वो इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा, और इसको काफ़ी हद तक इसका जो प्रभाव जो था वो जर्मनी पे पड़ा। जर्मनी के नव विकसित नात्सी दल एवं हिटलर के लिए होफ्सर ने विश्व विजय का जो आदर्श प्रतिपादित किया उसका मूलाधार प्रोफेसर मैकिन्डर के उसी विश्वद्वीप चिंतन के उद्धृत था। क्या कहते हैं, होस्फर जो थे वहाँ के, उन्होंने ये बताया इसके सिद्धांत के हिसाब से कि कितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रांग हैं और हम लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो विश्वद्वीप चिंतन मतलब कि वो दूसरे का आसपास के जो क्षेत्र थे, विश्वद्वीप थे, उस पर भी अपना अधिकार के लिए सोचने लगा। नाथी दल ने जर्मनी प्रजाति के ऐसे पवित्र प्रजाति जो थे उनको ऐसे पवित्र एवं उत्कृष्ट नार्डिक आर्य के रूप में मान्यता प्रदान किया जो अपने उपनिवेशों के निर्माण हेतु पड़ोसी राज्यों पर कब्जा का अधिकार रखता है। वो ये बताया कि आप भाई इतने पवित्र हो, इतने उत्कृष्ट आर्य हो, नार्डिक आर्य हो कि आपको उपनिवेश निर्माण हेतु पर कब्जा करने का आपके पास अधिकार है, मतलब आपका ये राइट है कि आप आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करिए। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के इसी विस्तारवादी नीतियों का प्रतिफल था। द्वितीय विश्व युद्ध दोबारा जब हुआ, जर्मनी फिर से उठा वापस, इतने इंसल्ट होने के बावजूद, प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बावजूद, तो इसी वजह से उनका हारा, क्योंकि ये सिद्धांत जो था मैकिन्डर का वो काफ़ी हद तक वहाँ के लोगों को प्रभावित किया और ये बताया कि सच में हम लोग बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं और हमारा ये अधिकार बनता है कि हम लोगों पे शासन करें। ठीक है, अतः मैकिन्डर ने एक भविष्य दृष्टा की तरह मैकिन्डर को भविष्य दृष्टा की तरह बताया था कि अब जब कभी शक्ति संतुलन हृदय स्थल के पक्ष में उभरने लगता है तब निकटवर्ती प्रदेशों की सुरक्षा के खतरे बढ़ जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब भी हॉटलैंड वाला एरिया अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, तो नेचुरली है कि आसपास की जगहों में क्षेत्र पे सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे। अभी आप देख रहे हो रसिया और यूक्रेन का युद्ध 3 साल से चल रहा है, लेकिन जो है वो बंद नहीं हो रहा है और रसिया जो है यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है ना। तो ये क्यों है, ये इनका ये इतने सच में वो हैं, स्ट्रांग हैं, है कि नहीं। और ये सच में बहुत स्ट्रांग थे, सबसे बड़े थे, और सोवियत संघ के जब टूटने के बाद फिर ये कमज़ोर हुए, लेकिन ये जो इनका जो सिद्धांत है उस ये वो बिल्कुल प्रूफ कर रहा था उस समय के इतिहास को। अब सन 1939 में जर्मनी और रूस में एक सामरिक गुट बन जाने के बाद तो मैकिन्डर का हृदय स्थल सिद्धांत सचमुच एक वैज्ञानिक यथार्थता का शक्ल प्राप्त करता प्रतीत होने लगा। उसके बाद तो ब्रिटेन और अमेरिका में मैकिन्डर के इस मान्यता की बहुत चर्चा होने लगी तथा इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी क्या हुआ, जर्मनी और रशिया में चाह रहा था कि एक फिर से गुट बन जाए, है ना। तो इस ढंग से जो है कि दोनों भाई दोनों मिल करके फिर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का भी यही कारण था कि एक दूसरे पे उपनिवेशवाद सिद्ध करना चाहते थे। हृदय स्थल अर्थात तत्कालीन सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप अर्थात जर्मनी के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता के बाद ब्रिटेन एवं अमेरिका सदृश सागरीय शक्तियों ने लगभग मैकिन्डर के ही नक्शे कदम पर एक सामरिक समझौता किया, जिसके कारण सन 1943 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के विशेष आग्रह पर अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तब एक बार फिर यह सिद्धांत सही दिखा, है ना। ये क्या हुआ कि जब देखा कि सोवियत संघ और जर्मनी जब एक साथ होकर के काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे तो अमेरिका और ब्रिटिश भी जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं जा रहा था, लेकिन इसके जो चर्चिल जो थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तब अमेरिका इसमें कूदा और साथ में जापान भी जो था वो अमेरिका को परेशान किया था, जिसकी वजह से अमेरिका उस पर परमाणु बम गिराए थे। तो इस ढंग से दो गुट बन गया था, है ना। तो
एक धुरी राष्ट्र का, एक मित्र राष्ट्र का। मैकिंडर का लोकप्रिय लेख सन 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस लिखा था। इसमें उन्होंने हृदय स्थल के क्षेत्र में अभी भी भूतल का सर्वाधिक सुदृढ़ प्राकृतिक क्षेत्र बताया। फिर से इन्होंने एक किताब लिखा था 43 में, जिसमें कि इन्होंने फिर से जो है हृदय स्थल को इतने युद्ध होने के बावजूद बहुत ही सुदृढ़ और प्राकृतिक क्षेत्र बताया। प्रोफेसर मैकिंडर ने मॉनसून एशिया तथा दक्षिण अटलांटिक बेसिन को भविष्य के क्षेत्र के रूप में दिखाया ना। बाद में दिखाया कि मॉनसून एशिया और अटलांटिक जो है बेसिन वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। 1945-46 में विश्व शांति समझौता के परिदृश्य में हृदय स्थल की यह परिकल्पना ने केवल एक बार फिर चर्चित हुई, अपितु शांति प्रयासों में लगे राजनेताओं के लिए दिशा निर्देश एवं संदर्भ सूत्र के रूप में भी मूर्तिमान हुआ। मतलब है कि ये सिद्धांत जो था उसका जो भविष्य जो देखा, भविष्यवाणी जो था मैकिंडर का, और उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा था, है ना। उसी हिसाब से फिर इन्होंने विश्व शांति समझौता भी किया कि पूरे जो है ना पूरे विश्व में शांति बनी रहे, कोई युद्ध न हो। तो इसको देखते हुए इन्होंने काफ़ी जो है राजनेताओं को मार्गदर्शन भी दिया। अब इसमें आलोचना है, हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ आलोचना होती है। हम इसको खाली पॉइंट में लिखें, इसको आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। आलोचना है कि हवाई युद्ध में हृदय स्थल की दुर्बलता। इसमें हृदय स्थल में बताया है कि हवाई युद्ध के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई जो है थल सेना है, तो थल सेना तो आज के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आजकल तो सिर्फ हवाई युद्ध हो रहा है। रशिया, ब्रिटेन आप देख रहे हैं, इजराइल, है ना, गाजा, ये सब में क्या हो रहा है, सिर्फ हवाई युद्ध हो रहा है। थल सेना का इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये सिद्धांत आज के डेट में ये फेल होता है। हृदय स्थल का प्रक्षेपास्त्रों से भेदनशीलता, है ना। अब कोई भी है उसको भेद सकते हैं। हृदय स्थल अब सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ से वो लैंड वो है जो सुरक्षित नहीं है। इसको अब हम लोग प्रक्षेपास्त्र मतलब हवाई हमलों द्वारा इसको इसमें भी प्रवेश करके जाया जाता भी, है ना। यूक्रेन बर्बाद कर रहा रसा को। हृदय स्थल के चतुर्दिक विकसित सोवियत रूस का विघटन। ये चारों जो है, ऐसा नहीं है कि सोवियत रूस का ही जो है ना, चारों तरफ जो है सोवियत रूस का विघटन जब हो गया, सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, तो ये कमजोर हो गया। अब ये पूरी तरह बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहा, एकजुट में चुकी नहीं है। चौथा, हृदय स्थल के सीमावर्ती अर्धवृत्त के एशियाई क्षेत्रों में अनेक महाशक्तियों का उदय हुआ, है ना। हृदय स्थल सिर्फ नहीं बल्कि इसके चारों तरफ के जो एशियाई क्षेत्र थे, चाइना आपका हुआ, इंडिया आपका बहुत विकास कर रहा है। तो ये सारे महाशक्तियों का, है ना, नॉर्थ अमेरिका है, ये सब साउथ अमेरिका, सारा का सारा कंट्री जो है सारा विकास कर रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ हृदय स्थल ही का ही विकास होगा हमेशा। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें कि आप इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से इसके जो सिद्धांत के जो है ना की आलोचना हुई थी। तो इसमें डायग्राम जरूर एक कम से कम जरूर बनाएंगे। हृदय स्थल का जो एरिया है उसका जरूर डायग्राम बनाएंगे। और दूसरा अगर है कि वहाँ पे बना करके वो दिखा देंगे कि किस किस जगह पे स्प्रेड हुए हैं ये लोग प्रजाति लोग, और उसमें कौन कौन से प्रजाति जरूर है। तो 2 डायग्राम होना चाहिए आपका, और तो फिर इसमें फुल मार्क्स आने का पूरा चांस है। कोई भी नोट्स हो ज्योग्राफी का, उसमें कोशिश करिए कि टू द पॉइंट आंसर लिखिए और डायग्राम जरूर बनाइए। ठीक है, थैंक यू।